हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र। लंबा डेरिवेशन होने वाला है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएं, यानी कि हमने यहां पर एक बिंदु आवेश ले लिया है, मान लीजिए -q, और यहां पर हमने बिंदु आवेश ले लिया है +q। भौतिक विज्ञान में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा हम दर्शाते हैं वो सदैव दर्शाते हैं ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी कि P सदिश इस तरफ रहा होगा। इस द्विध्रुव का जो केंद्र है वो मान लो आपने यहां कहीं माना, ये वाली दूरी आपने a मान रखी है, और ऐसे ही ये वाली दूरी भी आपने a मान रखी है। केंद्र से ये बिंदु आवेश और ये बिंदु आवेश बराबर दूरी पर है। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश का जो परिमाण होगा वो होगा q इंटू इन दोनों आवेशों के मध्य की सीधी दूरी, जो कि है 2a। अब आप इस केंद्र से मान लीजिए यहां कहीं r दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, और ये वाला कोण जो है वो थीटा है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले इस धन आवेश q और इस प्रेक्षण बिंदु जिस पे आपको विभव ज्ञात करना है उनके मध्य की दूरी को r1 मान लीजिए। इस ऋण आवेश और इस बिंदु के मध्य की दूरी को आप r2 मान लीजिए। अब ये v लिखने के लिए हमें दो अलग अलग आवेशों के कारण यहां विभव लिखना होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत विभव के लिए भी काम करता है, यानी कि हम धन आवेश के कारण यहां विभव ज्ञात कर लेंगे और ऋण आवेश के कारण यहां विभव ज्ञात कर लेंगे, उनका योग कर देंगे। यानी कि यहां जो विभव आएगा वो आने वाला है k q बटा r1 इस धन आवेश के कारण विभव, और ऋण आवेश के कारण विभव आने वाला है k माइनस q बटा r2। क्योंकि बिंदु आवेश के विभव के सूत्र में हम आवेश का मान उपयुक्त चिन्ह के साथ रखते हैं। ऋण आवेश था तो आपको ऋण आवेश उपयुक्त चिन्ह के साथ ही रखना है, धन आवेश था तो उपयुक्त चिन्ह के साथ रखा है। धन आवेश का चिन्ह दिखाने की वैसे जरूरत नहीं थी। अगर इसको देखें तो हम k q को तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा अपने पास 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये मान हमें ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है त्रिभुज के कोज्या नियम की। वो मैं आपको अलग पेज पर समझा देता हूं। देखिए, आपके पास कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज की ये वाली भुजा की लंबाई आपने a मान ली, ये वाली भुजा की लंबाई आपने b मान ली, और ये भुजा की लंबाई आपने c मान ली। मान लीजिए भुजा a और b के मध्य का कोण थीटा है, तो कोज्या नियम कहता है कि थीटा के सामने वाली भुजा की लंबाई का आप वर्ग कर दीजिए, वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखना आसान है, थीटा के सामने वाली भुजा का वर्ग आप इधर रख लीजिए, फिर थीटा जिन दो भुजाओं के मध्य का कोण है उनकी लंबाई का वर्ग ऐसे रखिए, फिर माइनस 2ab कॉस थीटा रख दीजिए। यहां अगर थीटा 90 डिग्री रख देंगे तो आप पाइथागोरस प्रमेय को भी प्रूफ कर सकते हैं। खैर, तो ये रहा हमारे पास कोज्या नियम। अब इसका उपयोग हम करने वाले हैं r1 और r2 का मान ज्ञात करने में। कैसे? देखिए, अगर हम पिछले डायग्राम पर ध्यान दें तो क्या ये थीटा है? क्या थीटा के सामने वाली ये भुजा r1 का मान हमें ज्ञात करना है? तो इसमें अगर हम त्रिभुज का कोज्या नियम प्रयुक्त करें, इसमें त्रिभुज का कोज्या नियम प्रयुक्त करने पर हमें लिखना चाहिए कि r1 का वर्ग, थीटा के सामने जो भी भुजा है उसकी लंबाई का वर्ग, बराबर थीटा कोण जिन दो भुजाओं के बीच में है, यानी कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस 2ar कॉस थीटा। सहमत हैं आप इस बात से? इसमें से आप एक काम करिए, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहां तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बचा होगा। यहां आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर बटा r स्क्वायर, और यहां लिखना पड़ेगा 2ar cos थीटा बटा r स्क्वायर।
यहां आर की एक घात को अपन निरस्त करवा सकते हैं, ये आर की एक घात को निरस्त करवा दिया आपने। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा कैलकुलेशन में, अपन आर स्क्वायर बाहर पड़ा रहा। अगर हम ये मान लें कि आर बहुत ही बड़ा है ए से, ये दूरी ए है और ये दूरी आर है, हमने मान लिया कि आर का मान ए से बहुत ही बड़ा है। अगर आर का मान ए से बहुत बड़ा है तो या बहुत बड़े पद से भाग देने पर ये मान लगभग लगभग हम क्या ले सकते हैं, शून्य ले सकते हैं। तो अब हमारे पास मान बचा 1 माइनस 2a कॉस थीटा बटा आर। क्या ये बात समझ में आई आपको? इधर अपने पास है R1 का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लिया तो यहां तो मेरे पास बचा R1, यहां भी वर्गमूल ले लिया तो बच गया R, और इस पे क्या घात 1/2 आ गई। वर्गमूल लेने का यही तो मतलब हुआ, ठीक है। अब यहां हम द्विपद सन्निकटन का उपयोग करेंगे। ये द्विपद सन्निकटन क्या होता है ये भी हम यहां सीख लेते हैं। द्विपद सन्निकटन ये कहता है कि यदि मॉड x का मान 1 से बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की घात n लगभग लगभग होता है 1 प्लस nx। इस बात को नाम दिया जाता है द्विपद सन्निकटन। ये गणित में डिटेल पढ़ाई जाती है, अभी तो आपको बस इसे याद करना है कि अगर मॉड x का मान 1 से बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की घात n को लिखा जा सकता है 1 प्लस nx। ठीक है, इतनी बात। वापस आते हैं डेरिवेशन पर। हमारे पास क्या यहां 1 प्लस एक्स की घात n जैसा कुछ है? इस पूरे पद को x मान लीजिए। 1 प्लस इस पूरे पद को अपन x मान ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये 1 प्लस माइनस 2a कॉस थीटा बाय आर की घात हाफ है? और यहां क्या x का मान, मॉड x का मान 1 से छोटा है? बिल्कुल है, क्योंकि r बहुत बड़ा मान लिया ना। r अगर बहुत बड़ा मान लिया तो ये पद फिर इधर बहुत ही छोटा आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की घात n जैसा बन रहा है, और 1 प्लस एक्स की घात n जैसा बन रहा है तो हम सन्निकटन करके इसका मान लगभग क्या लिख सकते हैं भाई? हम सन्निकटन करके इसका मान लगभग ऐसा लिख सकते हैं कि r1 प्लस हाफ और यहां पड़ा रहा माइनस 2a कॉस थीटा बाय आर। जरा देखिए क्या किया है। 1 प्लस एक्स की घात n था तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 1 प्लस nx। इसमें ये वाले 2 से ये वाला 2 अपन कैंसिल करा देते हैं तो थोड़ा सा और अपने को R1 का बेहतर मान दिखाई देने लग गया। अब बच्चों R1 की जगह आप ये मान लिख सकते हैं R1 माइनस a कॉस थीटा बटा r। ये हमारे पास R1 का मान प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमें R1 नहीं, हमें तो 1/R1 का मान चाहिए था। तो चलो 1/R1 की भी गणना कर लेते हैं। 1/R1 लाना है तो आप लिखेंगे 1/R, और ये ब्रैकेट भी तो यही आएगा 1 माइनस a कॉस थीटा बटा r। ठीक है, ये बात। इस ब्रैकेट को अब मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो 1/R तो यहां पड़ा रहा, यहां आ गया 1 माइनस a कॉस थीटा बटा r की घात -1। भाई आप इस ब्रैकेट को ऊपर ले गए तो घात होगी -1। अच्छा, इस पे फिर से वो द्विपद सन्निकटन लग जाएगा। इस पे अगर फिर से द्विपद सन्निकटन लगाऊं तो मैं लिखूंगा 1/R तो बाहर पड़ा रहा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस n। n कितना है अपने पास? -1। और x का मान कितना है? देखिए ये पद आप ऐसा सोच सकते थे कि ये था 1/R, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस a कॉस थीटा बटा r, और यहां घात -1 चल रही है ना। तो 1 प्लस x टू घात n को लगभग लिख सकता हूं 1 प्लस n इंटू एक्स, और x की जगह क्या रख दूं? -a कॉस थीटा बटा r। ये माइनस इंटू माइनस अपने पास क्या हो गया?
प्लस, तो अब अपने पास 1/R1 का अंतिम मान आ जाएगा। बच्चों 1/R1 की जगह अब आप ऐसा लिख सकते हैं 1/R, ये तो बाहर पड़ा रहा, और यहां देखिए ब्रैकेट में क्या आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 1 प्लस a cos थीटा बटा r। इस चीज से भी सहमत हैं अपन? ठीक है, हमने 1/R1 का मान ज्ञात कर लिया जो कि यहां जरूरी है, लेकिन अभी 1/R2 भी तो चाहिए, तो हम 1/R2 का भी मान ज्ञात करने वाले हैं इसी तरीके से कैलकुलेशन करके। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इधर इस वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का कोज्या नियम प्रयुक्त करने वाले हैं। आप देखें कि अगर वो कोण थीटा था तो ये कोण कितना होगा, क्या 180 डिग्री माइनस थीटा बचा होगा? इसको थोड़ा जूम करके समझ लेते हैं अपन बात को। भाई ये कोण थीटा है, तो इस सरल रेखा के लिए फिर अगर देखें तो ये वाला कोण 180 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये कोण 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसके सामने की भुजा R2 है, तो कोजिया नियम लगाने पर मुझे क्या ही लिखना चाहिए, कोण के सामने की भुजा की जो लंबाई है उसका वर्ग कर लिया, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इस कोण के सामने की भुजा की लंबाई R2, इसका वर्ग कर लिया, इज इक्वल टू इसको बनाने वाली, इस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं देखें, एक तो ये दूरी R है और एक ये दूरी A है, तो इनका वर्ग कर दीजिए, यानी कि आप लिखेंगे R² प्लस A² माइनस 2AR कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। कुछ नहीं किया, त्रिभुज का कोज्या नियम प्रयुक्त किया है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? त्रिकोणमिति से क्या लिखा जा सकता है? माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है भाई। ठीक है, तो यहां हमने लिखा R² प्लस A², यहां एक माइनस कॉस थीटा आएगा, वो माइनस और माइनस मिलके मैंने प्लस कर दिया, यानी कि ये आ गया 2AR कॉस थीटा। ध्यान दे तो यहां कहीं हमने R1² भी निकाल रखा है, ये रहा। R1² वाली गणना में यहां माइनस चिन्ह चल रहा है और R2² वाली गणना में यहां प्लस चिन्ह चल रहा है, बाकी बातें सेम है। देखिए जरा, यहां R² प्लस A², यहां भी R² प्लस A², यहां 2AR cos थीटा माने, यहां भी 2AR cos थीटा माने, फर्क केवल यहां वाले चिन्ह का है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन गणित करते जाएंगे, और जैसे यहां मान फाइनल में प्लस में आया, इसके लिए अगर समान तरीके से अपन गणित करते जाएं, 1/R1 के डेरिवेशन में अगर यहां प्लस आ रहा है ना, तो वहां माइनस आएगा। आप चाहें तो समान तरीके से गणित करके देख लें, क्योंकि यहां अगर माइनस चिन्ह था तो फाइनल उत्तर में यहां प्लस आया है, तो इसका मतलब यहां अगर प्लस चिन्ह है तो फाइनल उत्तर में इधर माइनस आएगा, यानी कि मुझे 1/R1 और 1/R2 का मान मिल चुका है। अब ये 1/R1 और 1/R2 का मान हम रखेंगे मूल गणना में, जहां से हमने गणना शुरू की थी। तो उसके लिए थोड़ी जगह बनाते हैं, इस मान को हटा देता हूं मैं यहां से। अब इसका काम हो गया है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा की जरूरत अब हमें खत्म हो गई है। चलो, तो इसमें मान रखना शुरू कर रहे हैं के क्यू। 1/R1 की जगह क्या रख दिया भाई? 1/R। तो यहां आपने रखा 1/R, और ऊपर अपने पास पड़ा है 1 प्लस A cos थीटा बाय R। अब -1/R2 वाला मान रखें, 1/R2 ये हमने निकाल रखा है, तो माइनस यहां आएगा 1/R, और ऊपर ब्रैकेट में पड़ा है 1 माइनस A cos थीटा बटा R। क्या हमने 1/R1 और 1/R2 के मान सही तरीके से रख दिए हैं? अब इस गणना को और आगे हल करने जा रहे हैं अपन, इस गणना को और आगे हल कर रहे हैं। अब जरा देखिए, 1/R तो मैं कॉमन ले सकता हूं, 1/R तो इसमें भी है, 1/R इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचा भाई? 1 प्लस A cos थीटा बटा R, और यहां माइनस चिन्ह मल्टीप्लाई होने के कारण -1 आया,
फिर माइनस चिन्ह अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया a cos थीटा बटा r। ये -1 और ये +1 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बाकी गणना हम इधर कर लेते हैं। विभव ज्ञात कर रहे थे तो KQ बटा R, यहां अपने पास बचा a cos थीटा बाय r, a cos थीटा बाय r, यानी कि 2a cos थीटा बाय r। भाई a cos थीटा बाय r वाला पद 2 बार आ गया ना, इसलिए 2 आ गया इधर। अच्छा, r इंटू आर को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर, तो k बाय r स्क्वायर। q इंटू 2a हम पहले से कुछ लिख चुके हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, ये रहा। q इंटू 2a क्या था, p था। जूम करूं क्या, स्क्रीन पे क्लियर दिखे क्या? q इंटू 2a जो था वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश का परिमाण था, यानी कि q इंटू 2a की जगह कौन आ जाएगा, p। चलो q इंटू 2a को अपन p से रिप्लेस कर देते हैं। यहां हमारे पास पद आ रखा है q इंटू 2a, ये वाला। q इंटू 2a की जगह अपन क्या ले आए हैं, p। तो आपके पास आ गया kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये आ गया द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का शानदार सूत्र। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता p सदिश डॉट r सदिश कितना होगा, तो सदिश के नियम ये कहते हैं कि p सदिश डॉट r सदिश होगा pr cos थीटा। कैसे आया भाई, यहां देखिए डायग्राम को जूम करके, डायग्राम को जूम करते हैं तो क्या p सदिश यहां ऊपर की तरफ है ऐसे, और r सदिश है इधर की तरफ, ये दिखा क्या? p सदिश है ऐसे, r सदिश है ऐसे, इन दोनों के मध्य का कौन है, थीटा। तो जब आप p डॉट r करेंगे, p सदिश ऊपर r सदिश इधर, तो p डॉट r क्या आने वाला है, pr cos थीटा। इसमें अगर अपन ध्यान दें तो ये जो p cos थीटा है इसको अलग कर लेता हूं मैं, यहां p cos थीटा को अलग कर लेता हूं, तो मेरे पास बचा p सदिश डॉट r सदिश बटा r। और सदिश बटा सदिश का परिमाण क्या एकांक सदिश हुआ करता है, यानी कि p cos थीटा की जगह सूत्र आप ऐसा लिख सकते हैं, ये वाले p cos थीटा की जगह आप लिखेंगे p सदिश डॉट r कैप बटा r स्क्वायर। सदिश रूप में यह सूत्र ऐसे दिया जा सकता है। क्या हुआ यहां पर, r सदिश बटा r सदिश का जो परिमाण था ना, ये वाला पद, इसको आपने लिख दिया भाई r कैप। सदिश बटा सदिश का परिमाण एकांक सदिश आ जाता है, और फिर p cos थीटा की जगह आपने वो वाला मान रख दिया, तो ये उत्तर बना। आपको ये दोनों प्रारूप याद होने ही चाहिए। बड़ा ही शानदार सूत्र आया है। अब हम अक्ष पर और वैद्युत द्विध्रुव के विषुवत तल में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करके देख लेते हैं। हमने अभी सीखा कि यदि एक बिंदु द्विध्रुव हो जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण p हो, तो उसके लिए v का सूत्र आया था v बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। जहां पे ये थीटा आपने ऐसे मापा था, द्विध्रुव के केंद्र से कोई रेखा बनाई और मान लो आप यहां v ज्ञात करना चाहते थे, तो v का ये परिमाण आया था और ये दूरी हमने r ली थी। ठीक है, इतनी बात। एक तो ये याद रखना है कि ये सूत्र तभी काम में आता है जब r का मान a से बड़ा हो। हम इसके केस 1 को देखते हैं। जब थीटा 0 हो जाए, थीटा अगर 0 हो जाए तो ये बिंदु कहां आ जाएगा, आप सोचिए, ये वाला बिंदु क्या खींच के फिर यहां आ जाएगा, यानी कि बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर आ जाएगा। थीटा जब 0 है तो बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर है, तो उस केस में v कितना आएगा, v का मान आएगा kp cos 0 डिग्री बटा r स्क्वायर, यानी कि kp बाय r स्क्वायर। ये थीटा 0 का मतलब कैसा बिंदु है, अक्षीय बिंदु है। एक और केस लेते हैं।
मान लो कि इस बिंदु को पकड़ के आप यहां ले आओ, ऐसे इधर पीछे, यहां कहीं ले आओगे तो ये थीटा घूमते 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 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो भी ले लेते हैं अपन केस 2। केस 2 लेने के लिए हमने थीटा को 180 डिग्री करा दिया, या पाई रेडियन बोल दीजिए, एक ही बात है। 180 डिग्री लिख लीजिए या पाई रेडियन लिख लीजिए। उस केस में v कितना आएगा, केपी कॉस थीटा की जगह अगर आप 180 डिग्री रख देते हैं तो कॉस 180 डिग्री का मान सबको याद है, कॉस 180 डिग्री -1 हुआ करता है, यानी कि उत्तर आ गया -kp/r²। यानी कि विभव धनात्मक भी आ सकता है और विभव अक्षीय बिंदुओं के लिए ऋणात्मक भी आ सकता है। द्विध्रुव में यहां के जो भी बिंदु होंगे अक्ष पर, इन सब के लिए विभव आ गया धनात्मक। इसी द्विध्रुव की अक्ष पर अगर आप बिंदु यहां ले लें पीछे, तो इन सब के लिए विभव क्या आ गया, ऋणात्मक। सहमत है इस बात से? ये जो भी लिखा है वो फिर वही बात हमने किसके लिए लिखा है, अक्षीय बिंदु के लिए लिखा है। पर इस बार जो अक्षीय बिंदु है वो हमने कहां लिया है, द्विध्रुव के इस तरफ लिया है, पीछे की तरफ लिया है। अच्छा, अब एक और केस ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। बड़ा स्पेशल केस है, बहुत ही पार काम में आता है। केस 3, जब थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये बिंदु पकड़ के आप यहां किसी ऐसी जगह ले आए जहां ये कोण ऐसा 90 डिग्री हो चुका है। थीटा 90 डिग्री रखने पर जरा देखिए तो गणितीय रूप से मान कितना आ रहा है v का, v बराबर के पी कॉस 90 डिग्री बटा r²। कॉस 90 डिग्री हम सब जानते हैं शून्य हुआ करता है, यानी कि विभव आ गया 0। ये कौन से बिंदु के लिए चर्चा चल रही है, ये चल रही है कोई ऐसे बिंदु के लिए जो इसके विषुवतीय समतल में है, यानी कि निरक्षीय बिंदु है। बहुत ही शानदार बात आपको समझ में आई कि अगर द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु हो तो वहां पर विद्युत विभव 0 आएगा। हम इसको प्रूव भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैं इसी पे ही आपको बात समझा देता हूं सिद्ध करके। मान लीजिए कि आपने इधर ले रखा है बिंदु आवेश -q, इधर ले रखा है आपने आवेश +q। द्विध्रुव का जो केंद्र है वो यहां है, इस केंद्र से r दूरी पर हम यहां कहीं विभव ज्ञात करना चाहते हैं और ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, मान लीजिए ये हमें दे रखा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाली दूरी आपने L मानी, ये वाली दूरी L मानी, तो क्या ये वाली दूरी भी L ही मानेंगे? सम्मिति तो है। इस धन आवेश के कारण यहां विभव कितना लिखेंगे अपन, KQ/L। इस ऋण आवेश के कारण यहां विभव कितना होगा, K-Q/L। तो यानी कि ये सब कैंसिल होके बचा कितना अपने पास, 0। अच्छा, ये बिंदु भले यहां होता, भले ही ये बिंदु यहां होता, ये यहां होता, ये बिंदु यहां होता, सममिति से इस पूरे समतल में जो द्विध्रुव के लंबवत है और द्विध्रुव के केंद्र से गुजर रहा है, इस पूरे समतल के हर बिंदु पर विभव 0 ही होगा। यानी कि ये वाला तल जो द्विध्रुव के इस सरल रेखा के लंबवत है, द्विध्रुव के केंद्र से गुजर रहा है, उस पूरे तल पर विद्युत विभव 0 होगा। इसलिए उसे समविभव पृष्ठ या समविभव तल भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो विभव है ये P पर भी निर्भर कर रहा है, ये R पर भी निर्भर कर रहा है, और ये कोण थीटा पर भी निर्भर कर रहा है कि P सदिश व R सदिश के मध्य कोण थीटा कितना है। कैसे समझे इस बात को? मान लीजिए कि अपने पास ये जो है वो P सदिश है, ये जो आपको दिख रहा है ये P सदिश है ना, छोटे तीर से जो दिखा रहा हूं वो P सदिश है। माना कि P सदिश इस दिशा में ऐसे है। अब इसके केंद्र से मैं एक R सदिश बना रहा हूं, द्विध्रुव का केंद्र यहां कहीं मान लिया हमने, इससे मैंने ये एक R सदिश बनाया। मान लो कि P सदिश और R सदिश के मध्य का कोण है थीटा, तो यहां पर कुछ विभव आएगा। अब ये थीटा कोण रखते हुए मान लो R सदिश को मैंने इधर घुमा दिया, ये कोण अभी भी थीटा रखा है, तो यहां कुछ विभव आएगा।
अब मैं इसको अगर शंकु की आकृति में घुमाऊं, कोण थीटा ही रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पी सदिश और आर सदिश के मध्य कोण थीटा रखते हुए घुमाया, ये दूरी आर ही रही, तो क्या यहां इस शंक्वाकार आकृति की परिधि पर इधर जितने भी बिंदु आए होंगे सब पर विभव का मान समान आएगा? क्या आएगा? बिल्कुल। के समान है, पी समान है, कॉस थीटा का मान समान आ गया, दूरी आर भी समान है। दूरी आर नियत रखते हुए द्विध्रुव के केंद्र से मैंने तो इसको ऐसे ऐसे घुमाया था, कोण हमेशा थीटा ही बनाए रखा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है के क्यू बाय दूरी, और द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र आया दूरी का वर्ग। फिर कॉस थीटा भी आ रहा है, लेकिन अगर दूरी दूरी के पद को ध्यान से देखें तो अकेले बिंदु आवेश के कारण तो के क्यू बाय दूरी था, और इसके कारण यहां दूरी का वर्ग क्यों आया, इसको भी आराम से समझा सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहां कहीं विभव लिखता, अक्ष की ही बात कर लेते हैं, यहां कोई बिंदु लिया मैंने, ये बिंदु मान लीजिए द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर है, ठीक है। ये वाली दूरी हमने ए मान रखी है, ये दूरी भी हमने ए मान रखी है। अब इस बिंदु पर मैं विभव लिखने जाऊं तो सबसे पहले धन आवेश के कारण विभव लिखा तो वो आया के क्यू बाय आर माइनस ए, इन दोनों के बीच की ये दूरी बची होगी आर माइनस ए। लेकिन विभव इस बिंदु पर केवल धनावेश के कारण नहीं होगा, इस बिंदु पर विभव इस ऋणावेश के कारण भी आएगा। तो ऋणावेश के कारण विभव कितना आएगा कि माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, और ऋण चिन्ह होने के कारण ये इसमें से कुछ मान घटेगा, इधर वाले मान में से कुछ मान घट रहा है तो विभव कम होगा। विभव कम होगा तो एकल बिंदु आवेश के कारण अगर विभव के सूत्र में केवल दूरी एक बार ही आ रही थी, है ना, तो जब दो आवेश ले लिए तो इस ऋण आवेश की उपस्थिति के कारण विभव तेजी से घटेगा। एक तो आप धन आवेश से दूर जाते तो विभव वैसे भी कम होता, धन आवेश से दूरी बढ़ती जाती तो विभव कम होता जाता। अब उस बिंदु पर ऋणावेश के कारण कुछ ऋणात्मक विभव भी उपस्थित है तो विभव और कम होगा, यानी कि विभव तेजी से घटेगा एकल धनावेश की विभव की तुलना में। इसलिए यहां सूत्र में आर स्क्वायर आया है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? एनसीईआरटी ने ये सारी बातें इस डेरिवेशन के अंत में दे रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं ये सारी चीजें। सबसे पहले देखिए कि इन्होंने अपने सूत्रों में प्लस और माइनस क्यों लगाया, तो उन्होंने बोला है कि थीटा बराबर जब 0 है तो प्लस चिन्ह आया। देखिए जरा, थीटा बराबर 0 पर विभव में चिन्ह कैसा आया? प्लस। थीटा बराबर 180 डिग्री या पाई रेडियन हो तो विभव में चिन्ह कैसा आया है? माइनस। तो एक तो ये बात यहां से समझ में आ गई। थीटा बराबर पाई के लिए ऋणात्मक चिन्ह आ गया। जब अपन थीटा बराबर पाई बाई 2 वाला निरक्षीय विषुवतीय तल वाला बिंदु लें तो विभव कितना आ गया? 0। अच्छा, एक और बात ये कह रहे हैं कि कोण थीटा को नियत रखते हुए अगर आप घूर्णन कराएं तो शंकु के उन बिंदुओं पर विभव क्या आएगा? समान। ये बात अपन इन तीर से सीख चुके हैं। एक और बात लिखी है कि विभव द्विध्रुव के कारण जो सूत्र आया उसमें 1/r² का प्रयोग हुआ है, तो वो भी हमने समझ लिया कि धन आवेश से जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे तो उसके कारण तो विभव कम होगा ही होगा, लेकिन ये ऋण आवेश की उपस्थिति के कारण विभव और गिरेगा और घटेगा और कम होगा। इसलिए सूत्र में क्या आ गया? 1/r²। लिखिए इसे